स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने बिल्डिंग मटेरियल की इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पर, जिसमें हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक की पूरी चर्चा की थी। मैंने आपको यह भी बताया कि जितने भी अवसादी चट्टानें हैं, इन्हीं में फोसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं। हमने ये भी बताया कि अर्थ के क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। इन सब चीजों को हम लोग ने एक एक करके डिस्कस आउट किया हो, और आई होप कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया हो, पूरी बात समझ में आई हो, क्योंकि हमने एक एक टॉपिक पर पर्याप्त समय दिया है। रेगुलर क्लासेस जब चलेंगी तो इससे और डीप में बात होगी, लेकिन अभी जो है ये क्विक बैच है, और क्विक बैच में मुझे क्वेश्चन भी कराना है, थ्योरी भी बताना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे आते हैं और अपने इस क्लासिफिकेशन का अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने इग्नियस पर पूरी बात कर ली थी। किस पर चर्चा कर ली थी? इग्नियस पर पूरी बात कर ली थी, और साथ में हमने चर्चा की थी सेडिमेंट्री पर। अब अपनी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है मेटामॉर्फिक रॉक पर बात करने का, यानी अब हम बात करेंगे किस पर? मेटामॉर्फिक रॉक पर। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक? देखो दोस्त, ऐसा है, मेटामॉर्फिक रॉक समझने से पहले एक बड़ा बृहद शब्द है जिसका नाम है मेटामॉर्फिज्म, कायांतरण या रूपांतरण। यानी मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। लेकिन इस शब्द को समझने से पहले एक सबसे बृहद शब्द आता है जिसका नाम है मेटामॉर्फिज्म। आई होप कि आपको वो शब्द समझने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आ जाएगी। क्या टर्म है? मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म यानी कायांतरण, कायांतरण या रूपांतरण, कायांतरण या रूपांतरण। आपको यह शब्द अगर समझ में आ गया तो मेटामॉर्फिक रॉक समझना कोई बड़ा काम नहीं है। परेशान मत होइएगा, इस लेक्चर के पीडीएफ आप लोग के ऐप में अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, पूरे पीडीएफ देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नोट्स बनाते समय आप रफ नोट्स बनाते भी चलिएगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा। एंड वन थिंग, क्या करिएगा कि नोट्स बनाने के साथ साथ आप पूरे लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं मैं कब काम की बात कर जाऊं। हाँ, आइए इधर चलते हैं। मेटामॉर्फिज्म की बात कर रहे थे, मैंने कहा मेटामॉर्फिज्म अगर समझ लिया तो आपको मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आ जाएगी। आप बोले क्या है सर मेटामॉर्फिज्म? मैंने कहा कि वे जितनी भी चट्टानें हैं, सारी चट्टानें मिनरल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मिनरल से। और प्रत्येक मिनरल की अपना, हर एक मिनरल का अपना ऊष्मीय प्रसार गुणांक होता है। साथ में हर एक मिनरल का अपना फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, और प्रत्येक मिनरल एक निश्चित ताप और दाब की अवस्था पर ही स्टेबल रह सकता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चट्टानें, जितनी भी चट्टानें हैं वो सब मिनरल से मिलकर बनी है, और हर एक मिनरल, प्रत्येक मिनरल, जितने भी मिनरल हैं वह सब ताप और दाब की एक निश्चित अवस्था पर ही स्थिर रह सकते हैं, यानी जिस फेज में है उसी फेज में बने रह सकते हैं। यदि उस रॉक पर ताप और दाब बढ़ा दिया जाए, भारी परिवर्तन किया जाए, तो चट्टान के जो मिनरल्स हैं ये मिनरल स्टेबल नहीं रह पाते, और स्टेबल नहीं रहेंगे तो अपने आसपास के सराउंडिंग में खुद को स्टेबल करने के लिए यह अपने भीतर क्या करते हैं साहब? अपने भीतर कुछ नए चेंजेस लाते हैं ताकि ये स्टेबल रह सके, और इन्हीं नए बदलाव को हम क्या नाम देते हैं? मेटामॉर्फिज्म। और इस प्रक्रिया से जो नई चट्टान बनती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मेटामॉर्फिक रॉक की, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं, ये मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया के कारण बनती है। यानी द रॉक फॉर्म ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। यानी इस प्रकार की चट्टान का निर्माण मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया यानी कायांतरण या रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण होता है। सवाल यहां आता है कि कायांतरण या रूपांतरण है क्या? तो मैंने यहां उसकी डेफिनेशन लिख रखी है मेटामॉर्फिज्म की। किसकी लिखी है? मेटामॉर्फिज्म। व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म? मैंने यहां लिख रखा है कि द मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ अ रॉक रिप्रेजेंट अ सिस्टम व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स फिजियोकेमिकल सराउंडिंग। अ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अपसेट दिस इक्विलिब्रियम एंड मेटामॉर्फिज्म रिजल्ट्स। इतनी कहानी का मतलब क्या है कि प्रत्येक चट्टान का जो रासायनिक संगठन है वो एक निश्चित ताप और दाब पर क्या रहता है? स्टेबल रहता है, साम्यावस्था में रहता है। लेकिन जब ताप और दाब में परिवर्तन किया जाता है तो यह साम्यावस्था बिगड़ जाती है, या साम्यावस्था यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये बिगड़ जाता है, और चट्टान का ये खनिज क्या करता है? अपने आसपास के दूसरे खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया करके नए स्टेबल खनिज का निर्माण करता है। चट्टानों में होने वाला यही परिवर्तन मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, और इस प्रकार से बनी चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। यानी सरल भाषा में बात कहनी हो आपको तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी रॉक है, लो साहब ये कोई रॉक है, रॉक एक्स, कोई भी रॉक है,
तो अभी इस रॉक पर मान लीजिए टेम्परेचर कुछ हाँ एक्स प्लस है और प्रेशर कुछ जो है वो वाई प्लस है। बात समझ रहे हैं, टेम्परेचर एक्स प्लस वाई प्लस है। इस ताप और दाब पर इस चट्टान के खनिज स्टेबल हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ हाँ क्या है, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बना के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, ताप और दाब में भारी परिवर्तन करेंगे, लो ताप बढ़ा लिया एक्स प्लस प्लस, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा लिया प्लस प्लस कर दिया, बहुत ज्यादा चेंज किया, तो इसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं वो मिनरल अब स्टेबल नहीं रहेंगे। तो पुनः ये दूसरे खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया करके खुद को स्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। और चट्टानों में होने वाला यही परिवर्तन या यही समायोजन क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट। यही एडजस्टमेंट क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म। और इस प्रकार से बनी चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। आप कहेंगे मतलब, हम कहे इंडियन पॉलिटिक्स में मेटामॉर्फिज्म का भंडार भरा पड़ा है। सर आप यहां से सीख सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स को अगर आप देखें ना तो मेटामॉर्फिज्म सब तो यहां छोटा पड़ेगा साहब। आप कहेंगे कैसे, मैंने कहा देखो, हम किसी पर्टिकुलर टाइम को लेते हैं, और किसी सरकार की बात करते हैं। आप परेशान मत होइएगा, ना मैं भाजपाई हूं ना सपाई हूं, मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन जीरो। समझ गए, पॉलिटिकल ओपिनियन मेरा है ही नहीं कोई। लेकिन फिर भी मेरी समझ के लिए चलिए, मान लीजिए कि अभी योगी जी की सरकार है साहब, बढ़िया बहुमत से ये आए हुए हैं सरकार में। मान लीजिए कि भैया हमें कितनी चाहिए थी, 403 सीटें। ठीक है, 403 सीटों में मान लो कि भैया अभी लगभग 395 सीटें, फॉर एग्जाम्पल 395 सीटें बीजेपी के पास हैं और बची जो सीटें हैं वो एसपी के पास हैं, सपा के पास है। 395 5 और 3 सीटें किसी अन्य अदर कैटेगरीज के पास है। बात समझिए, यही समझिए सारा मामला सेट है। और अभी कोई साल है 2024, इस साल देख रहे हैं हम ये स्थिति कि भैया ये हिसाब किताब है और सारा राजनीति एकदम साम्य अवस्था में है, सब चल रहा है, ठीक है, मामला सेट है। लेकिन किसी कारणवश चुनाव का माहौल आया और इन भाई साहब को लगा हमारी कुर्सी खतरे में है, इनको लगा हमारी कुर्सी खतरे में है। अब हम क्या करें, इस साल नया चुनाव आया, मान लो 2027 में नया चुनाव हुआ और मान लो किसी कारणवश बीजेपी को मिली भाई 200 सीटें फॉर एग्जांपल, और 203 सीटें ये अदर पार्टी सपा वगैरह सब मिल के ले आए 203 सीटें। तो अब देखो सरकार तो इनकी बनने लगी और इनकी कुर्सी आ गई खतरे में। और जब इनकी कुर्सी खतरे में आई तो इन्होंने क्या किया, दूसरे छोटे छोटे जो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ गठबंधन किया, जैसे अभी मोदी जी ने किया है। कहां, केंद्र सरकार में छोटी छोटी पार्टीज के साथ गठबंधन किया, जिनको पहले गरियाते फिरते थे उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया है और गठबंधन करके नई स्टेबल सरकार का निर्माण बनाने का प्रयास किया है। बात समझ पा रहे हो, यह प्रक्रिया क्या है, मेटामॉर्फिज्म है। किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स में। बात समझो, वही सेम एज इट इज यहां चल रहा है कि जब किसी चट्टान के, अब तुम्हें कुछ कहानी यहां सीखनी है मेरे साथ। जब किसी चट्टान के ताप और दाब में भारी परिवर्तन किया जाता है तो उसके भीतर के मिनरल्स जो है वो स्टेबल नहीं रह पाते, और स्टेबल नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, अपने आसपास के दूसरे मिनरल्स के साथ रासायनिक क्रिया करेंगे और खुद को स्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। चट्टानों में होने वाला यही एडजस्टमेंट मेटामॉर्फिज्म कहलाता है और इस प्रकार से बनी चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। चलिए थोड़ी कहानी का एक नया हिस्सा देखते हैं, एक नई बात समझते हैं कहानी में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसी स्थिति चल रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसी स्थिति चल रही है, ये कोई पार्टी ए है, अच्छा ये कोई पार्टी बी है, ये कोई पार्टी सी है, ये कोई पार्टी डी है, मान लीजिए पार्टी डी है, और ये कोई पार्टी ई है। ये किसी देश में इतने पार्टीज हैं, जैसे चट्टान में इतने मिनरल हो सकते हैं, एक भी मिनरल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए इतने मिनरल है किसी चट्टान में, ये सब मिनरल है, थोड़ी देर के लिए तुम मानो क्या है, मिनरल है। अब देखो साहब, ऐसी स्थिति है कि अभी इस सरकार ए के पास बहुमत है, मान लीजिए कि भैया टोटल हमें सरकार के लिए जो सीटें चाहिए, मान लीजिए कि साहब हमको कितनी चाहिए, 403 सीटें चाहिए। तो इस सरकार के पास बहुमत है, ये सरकार लगभग 220 सीटों के साथ जो है ये सरकार बनी हुई, 80 सीटें इसके पास हैं, और 80 के बाद जो है मान लीजिए कि भाई कितनी, 75 सीटें इसके पास है, 25 सीटें इसके पास है, 3 सीटें इसके पास है, ऐसे मान लीजिए। और ये पूरा कंपोजिशन मिलके एक स्टेबल सरकार, इस पार्टी की स्टेबल सरकार बनी हुई है, सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव का माहौल आया, माहौल गर्म हो गया, चुनाव का माहौल आया और माहौल गर्म, और इस पार्टी को लग रहा है कि भाई इस बार हम हार जाएंगे, लग रहा है हार जाएंगे, तो क्या करेगा, कहेगा भाई साहब देखो जिस पार्टी के साथ उसका संबंध बन पाए वो कहेगा पार्टी डी तुम हमारे साथ चले आओ,
पार्टी सी तुम हमारे साथ चले आओ। इनके साथ इसने कर लिया गठबंधन, और गठबंधन करने के बाद अब फिर से चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़कर एक स्टेबल सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। समझो, तो इंडियन पॉलिटिक्स में ये फिनोमेना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिज्म। ऐसे ही चट्टानों में भी होता है क्या, कि जब किसी चट्टान के ताप और दाब में भारी परिवर्तन किया जाता है तो उसके खनिज स्टेबल नहीं रह पाते, और खनिज स्टेबल नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? आसपास के दूसरे खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया करेंगे, गठबंधन करेंगे और नए स्टेबल खनिज का निर्माण करेंगे। चट्टानों के भीतर यही समायोजन मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। इस प्रकार से बनी चट्टान क्या कहलाती है? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। बात समझ में आई? अच्छा, समझ गए हो? अब तुम्हें एक चीज सीखनी है, क्या कि भाई साहब, मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में केमिकल कंपोजिशन चट्टान का चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि चट्टान के भीतर ये 4 खनिज थे, सॉरी 5, तो ये 5 ही खनिज बाद में भी बने हुए हैं, लेकिन पहले ये खनिज अकेले था, अब ये खनिज इन दोनों के साथ बंधकर बना है। तो इसका मतलब चट्टान का केमिकल कंपोजिशन तो मेटामॉर्फिज्म में सेम होता है, लेकिन फिजिकल टेक्सचर बदल जाता है। फिजिकल टेक्सचर बदल जाता है, संरचना बदल जाती है। इसका मतलब अगर मैं इस बात को यहां मेंशन करूं तो मैं ऐसे मेंशन करूंगा, आपके लिए मैं ऐसे लिखूंगा कि मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में, मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में, मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, परंतु चट्टानों का या चट्टानों की भौतिक संरचना स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर बदल जाती है। भौतिक संरचना बदल जाती है। याद रखिएगा कि भाई भौतिक संरचना बदल जाएगी, हां, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि जिस चट्टान में पहले से जितने मिनरल थे, जितने कार्बन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिलिका मॉलिक्यूल जो थे वो रहेंगे वही, बस उनका एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर चेंज हो जाएगा। एक और बात आपको सीखनी है। आप कहेंगे वो बात क्या है? मैंने कहा साहब देखो, मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में परिवर्तन कितना होना है, यह बात डिपेंड करेगा कि भाई ताप और दाब में कितना भारी परिवर्तन हुआ है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा देखो, बात ध्यान से समझो हमारी। जैसे मान लो अभी मोदी जी की स्थिति ले लो और विपक्ष वाली पार्टी कांग्रेस की ले लो। स्थिति क्या है कि चुनाव का सीट मोदी जी के पक्ष में था, 2 और पार्टीज के साथ उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली। लेकिन सोचो कि माहौल एकदम गर्म था, एकदम भारी दबाव था भारतीय राजनीति पर, तो मोदी जी ने टीडीपी को भी, इधर नीतीश कुमार की पार्टी को भी, दोनों को अपने साथ बांधा। अगर यही दबाव और बड़ा होता तो जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके सांसदों को भी वो अपने साथ बांधते और फिर सरकार बनाते। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेटामॉर्फिज्म की मात्रा ताप और दाब की, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के बदले मान पर निर्भर करता है, के मान पर निर्भर करता है। यानी बात समझो, मेटामॉर्फिज्म कितना होना है ये डिपेंड करेगा कि ताप और दाब में कितना भारी परिवर्तन हुआ है। जितना भारी परिवर्तन ताप और दाब में हुआ होगा, मेटामॉर्फिज्म भी उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को आपको समझने के लिए एक बात समझनी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक रॉक है, हाँ, कौन सी रॉक है? लाइमस्टोन। जब इस लाइमस्टोन पर हम ताप दाब बढ़ाते हैं, देखो लाइमस्टोन है, इस पर हमने क्या किया? ताप और दाब बढ़ाया। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने क्या किया? इस पर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या किया साहब? इंक्रीज किया। किस पर? टेम्परेचर को हमने कर दिया प्लस और प्रेशर को भी हमने कर दिया प्लस, ताप और दाब बढ़ाया। तो साहब ये लाइमस्टोन बदल जाता है मार्ल में, MARL, जो कि एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है। हुआ मेटामॉर्फिज्म, किस में बदल गई? मेटामॉर्फिक रॉक, मार्ल में। लेकिन साहब इस मार्ल पर
और ताप दाब लगाया, ताप और दाब और लगाया, और ताप दाब लगाया साहब, टेम्परेचर प्लस 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 कर दिया मैंने, प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर प्लस 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 कर दिया, टेम्परेचर को भी क्या कर दिया, प्लस 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 कर दिया। देख रहे हैं, ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब जब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो यह मार्बल बदल जाता है मार्बल में। किस में बदल जाता है, मार्बल में। और मार्बल भी क्या है, एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है। लो साहब, मेटामॉर्फिज्म यहां भी हो गया। यानी लाइमस्टोन पर ताप दाब बढ़ाया तो बदल गया किसमें, मार्बल में। लेकिन अगर ताप दाब मैंने उतना ज्यादा बढ़ा दिया होता, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होता, तो किसमें बदल जाती, मार्बल में। मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जबकि लाइमस्टोन कैसा, सेडिमेंट्री। तो यह आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कायांतरण की मात्रा ताप और दाब की मात्रा पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा ताप और दाब में परिवर्तन होगा, कायांतरण भी उतना ज्यादा होगा। अच्छा, इसका मतलब अब हम इस बात पर आए तो हम ये कह सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वह रॉक जो मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से बनती है, उस रॉक को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिज्म है क्या, तो आप कहते हैं कि प्रत्येक चट्टान खनिजों से मिलकर बनी है, और वह खनिज अपने आसपास के सराउंडिंग के ताप और दाब के साथ क्या करता है कि स्थिर साम्यावस्था बनाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाता है। लेकिन जब ताप और दाब में भारी परिवर्तन होता है तो चट्टान के खनिज स्टेबल नहीं रह जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, दूसरे खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया करके स्टेबल खनिज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। चट्टानों में होने वाला यही समायोजन, एडजस्टमेंट मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। और इस प्रकार से बनी चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। बात समझ में आई। बस मेटामॉर्फिज्म में एक बात आपको सीखनी है कि मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। बात समझ गए। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मेटामॉर्फिज्म की मात्रा ताप और दाब के मान पर निर्भर करती है। कितना ज्यादा बदलाव हुआ है, उतना ही ज्यादा मेटामॉर्फिज्म भी रॉक में होगा, यानी उतना ही ज्यादा कायांतरण या रूपांतरण भी होगा। बात समझ गए। जैसे अभी समझो, तुम्हारा एक दोस्त है, थोड़ा गरीब है, तुम्हारे साथ रहता है, हाँ, तुम भी फटे कपड़े पहनते हो, वो भी फटे कपड़े पहनता है, दोनों लोग मामला ऐसे ही चल रहा है, सूखी रोजी रोटी खा के काम चल रहा है। तुम उसके बिना नहीं जी रहे हो, तुम्हारे बिना नहीं जी रहा है। लेकिन स्थिति क्या हुई, उसका सिलेक्शन हो गया, मान लो आरआरबी में जेई हो गया, रेलवे में। अब तुम फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहा है, फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहा है। हफ्ते भर बाद फोन का जवाब देता, भाई बिजी था। हाँ, हुआ क्या है, तुम्हारे एक फोन पर तुम्हारे सामने खड़े रहने वाला आदमी तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा। मेटामॉर्फिज्म है। क्या है, मेटामॉर्फिज्म। हुआ क्या, अरे भैया, उसका नया एनवायरनमेंट जो मिला है, उस नए एनवायरनमेंट में वह बदल चुका है। थोड़ा सोचो, आरआरबी की जगह यूपीएससी निकला होता तो तुम्हारा फोन हफ्ते भर बाद तो छोड़ो, साल भर बाद भी नहीं उठाता। और तुम कहते हो तो बहुत बदल गया। हाँ साहब, बहुत बदल गया। क्यों? क्योंकि उस नए वातावरण में ताप और दाब की स्थितियां अलग हैं। अब तुम गरीब ही हो, ठीक ठाक स्थिति में। तो ये मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया को ऐसे समझिए कि मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, आदमी वही था, चेंज होता है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। कहानी समझ में आई? ठीक है। अब आते हैं इस बात पर चलते हैं कि मेटामॉर्फिज्म कितने प्रकार का होता है। मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो मेटामॉर्फिज्म कितने प्रकार का होता है। देखो, इसी बात को मैंने यहां शब्दों में लिखा है, थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया है ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो कि जब किसी चट्टान की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब में भारी परिवर्तन किया जाए तो चट्टान के खनिज स्थिर अवस्था में नहीं रह पाते और दूसरे खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया कर अस्थायी खनिज का निर्माण करते हैं। नए वातावरण में चट्टानों का यही समायोजन कायांतरण या रूपांतरण कहलाता है। और इस तरह से बनी चट्टान कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाती है। अब ये कायांतरण कितने प्रकार से हो सकता है? हाँ, कितने टाइप हैं कायांतरण के? मेटामॉर्फिज्म के कितने प्रकार हैं? तो मेटामॉर्फिज्म के कुल 4 प्रकार हैं मित्र। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। आप कहेंगे वो 4 प्रकार कौन कौन सा? हमने कहा पहला कायांतरण का प्रकार है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। क्या है? थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ऊष्मीय कायांतरण। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, कैटाक्लास्टिक अपदलनी रूपांतरण। जो तीसरा हमें देखने को मिलता है वो है डायनमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और जब हमें चौथा देखने को मिलता है वो है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। 4 प्रकार का मेटामॉर्फिज्म होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब आपके दिमाग में आएगा साहब बताइए ना, थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या है? हमने कहा जब किसी चट्टान में मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया केवल और केवल ताप के बढ़ने के कारण हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और केवल टेम्परेचर की वजह से ही मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, देन दैट मेटामॉर्फिज्म इज नोन एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यानी जब किसी चट्टान में कायांतरण या रूपांतरण का मुख्य कारण केवल ताप हो, दाब की कोई भूमिका नहीं, दाब वही है, केवल ताप है, तो इस प्रकार से जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल मेटामॉर्फिज्म। देखिए मैंने यहां शॉर्ट में लिख रखा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर मेटामॉर्फिज्म
कांस्टेंट प्रेशर पर केवल टेम्परेचर की वजह से हो तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है। फॉर एग्जांपल आप यहां समझो कि ये चट्टान है और इस चट्टान पर अभी 100 मेगापास्कल का प्रेशर लग रहा था, वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा था, हाँ प्रेशर कितना था 100 एटीएम फॉर एग्जांपल, तो 100 एटीएम ही है, लेकिन टेम्परेचर पहले 50 था, अब 5 लाख है, 5 लाख है, तो साहब अब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया और अब मेटामॉर्फिज्म अगर इस रॉक पे होता है केवल टेम्परेचर की वजह से होता है। प्रेशर तो पहले भी 100 था, अब भी 100 है, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर पहले 50 था, 5 लाख है, हाँ तो साहब इस वजह से अगर मेटामॉर्फिज्म होता है तो यह मेटामॉर्फिज्म थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थर्मल मेटामॉर्फिज्म। कहानी समझ में आई? चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा मेटामॉर्फिज्म है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, अपदलनीय रूपांतरण। अपदलनीय रूपांतरण में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कौन कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा कौन? प्रेशर। यानी जब किसी चट्टान में कायांतरण का यानी मेटामॉर्फिज्म का मेन कारण केवल कौन हो? प्रेशर हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी टेम्परेचर नियत है, प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से मेटामॉर्फिज्म हो, तो ऐसे मेटामॉर्फिज्म को कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म अपदलनीय रूपांतरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल यही रॉक हो और भाई साहब प्रेशर जो है पहले 10 एटीएम था, या प्रेशर पहले जो है एक कितना था? 1 एटीएम, हाँ प्रेशर कितना था? 1 एटीएम था, प्रेशर कितना था? 1 एटीएम था, और टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो भैया टेम्परेचर अभी भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लेकिन प्रेशर जो है ना साहब ये 1000 एटीएम हो गया है। अब समझो कि ये ताप नियत है, दाब खूब बढ़ गया, और दाब के बढ़ने की वजह से अगर मेटामॉर्फिज्म होता है तो ऐसे मेटामॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी बात को मैंने यहां जस्टिफाई किया, जब किसी चट्टान के कायंत्रण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान केवल दाब का हो, हाँ स्थिर ताप पर, तब समझिएगा कि ऐसे मेटामॉर्फिज्म को अपदलनीय रूपांतरण कहते हैं या कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनमोथर्मल, हाँ गतिज-तापीय रूपांतरण, मतलब जब मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया का कारण टेम्परेचर भी हो प्रेशर भी हो, दोनों हो, तो समझिएगा कि साहब ऐसी क्या स्थिति है कि इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, इन दोनों के बढ़ने के कारण अगर होता है तो समझिएगा कि यह मेटामॉर्फिज्म डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। कहानी क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। चौथा कौन सा है? प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म में आपको ये बात याद रखनी, प्लूटोनिक का जो शाब्दिक अर्थ है ना, हाँ वो है क्या है? पाताल संबंधी। पाताल संबंधी मतलब पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई पर। तो बात ध्यान से समझो कि जब कोई रॉक पृथ्वी की सतह से बहुत अधिक गहराई पर चली जाए, यहां कहीं बहुत अधिक गहराई पर, एट ग्रेट डेप्थ, ये देखो यहां रॉक थी, रॉक पहले यहां थी, अब कहां आ गई है? यहां आ गई है, एट ग्रेट डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये देखो ग्राउंड लेवल से कहां चली गई? ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे गहराई पर चली गई है, और यहां ताप भी है और दाब भी है। ये देखो टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों काम कर रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, और पृथ्वी की सतह से चट्टान बहुत नीचे गहराई पर चली जाए, तब अगर उसमें मेटामॉर्फिज्म होता है तो यह मेटामॉर्फिज्म प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। आपको 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं, प्रेशर भी बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पृथ्वी की सतह से चट्टान बहुत अधिक गहराई पर भी होगी, और इस अवस्था में अगर मेटामॉर्फिज्म होता है तो यह क्या कहलाएगा? प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। अब आपको याद जल्दी नहीं होता है ये, तो इसको याद करने के लिए थोड़ी भारतीय पॉलिटिक्स का नजारा लीजिए साहब, यहाँ मेटामॉर्फिज्म का भंडार है जी। समझो थोड़ी देर के लिए, समझो थोड़ी देर के लिए, क्या समझना है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि मोदी जी जो है इस बार गवर्नमेंट में आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनके पास 273 के बजाय केवल 272, 273 चाहिए थे, केवल 272, सॉरी हाँ 270 मान लेते हैं, 270 सीटें उनके पास आई। बाकी कुछ सांसद इधर उधर टहल रहे हैं, एक आध सांसद ओपी राजभर को मान लीजिए कि ओपी राजभर इधर उधर टहल रहे हैं, ये इनको तो मैं क्या ही बोलूं, हाँ ओपी राजभर को ले लीजिए, इधर एक आठ को ले लीजिए, भाई ये राजा भैया वगैरह हैं टहल रहे हैं, ठीक है ये लोग हैं। मान लीजिए कि बीजेपी से नहीं लड़े हैं, उनके कैंडिडेट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए,
तो ये अलग अलग अपने सेल्फ पार्टी से लड़े हुए हैं, जैसे राजा भैया की जनसत्ता है, इनकी कुछ और, ओपी राजभर की एक पार्टी है, क्या है वो तो याद नहीं मुझे। हाँ, तो इस तरह से इन लोगों ने पार्टी बना रखी। तो मोदी जी ने इन लोगों को फोन करा, बोला भाई ऐसा है, देखो हमें सरकार बनानी है, तुम लोग को हम क्या देते हैं, 50-50 करोड़ रुपया देते हैं, मान लो 5 करोड़ देते हैं, 50 ज्यादा हो जाएगा, कितना देते हैं, 5 करोड़ रुपया देते हैं, तुम हमारी सरकार में आ जाओ, हमारी सीट पूरी हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। ओपी राजभर जो गरियाते हुए मोदी जी को सीट जीते थे, अरे बोले 5 करोड़ रुपया इतना दे रहा है, चलो मैं आ रहा हूं साहब, और ये पहुंच गए। मेटामॉर्फिज्म हो गया मेटामॉर्फिज्म, विचारधारा ही बदल गई, मेटामॉर्फिज्म हुआ ना, चले आए यहाँ, इनके पास 71 हो गया, इनको भी बुला लिए 72 हो गया, पैसा ही दिए हैं दोनों लोग को। हाँ, कोई दबाव नहीं है, आपकी स्वेच्छा है, आप आना चाहे तो आ जाइए, पैसा दे रहे हैं, ये लोग चले आए। आजकल होता है, भारतीय राजनीति में बड़ा कॉमन है। तो ये सब चले आए और आ गए और स्टेबल सरकार का निर्माण करवा लिए, कोई दबाव नहीं था किसी के ऊपर। ये मेटामॉर्फिज्म जहां केवल पैसा यानी कौन, गर्मी, टेम्परेचर, जब मेटामॉर्फिज्म का कारण केवल और केवल क्या हो, टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो। प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पर मेटामॉर्फिज्म का कारण केवल टेम्परेचर है। तो समझिएगा, ऐसे मेटामॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं साहब, ऐसे मेटामॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब आइए दूसरी बात करते हैं, यहां आइए, यहां बड़े काले कारनामे हैं इन सबके, थोड़ी देर के लिए मानिए। और सरकार जो है मान लीजिए इनकी बनने वाली है। अमित शाह का फोन आता है, देखो भाई ओपी राजभर चाचा, तुम्हारा जो हिसाब किताब है, तुम यहां आ जाओ, हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लो, हमारी सरकार स्टेबल बन जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए भी हम थोड़ा बहुत सोचेंगे कभी भविष्य में। इन द सेंस केवल दबाव है, क्या है, दाब है, केवल दबाव, पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, नो टेम्परेचर है जी, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, केवल क्या है, दबाव, आ जाओ। राजभर बोले अरे ऐसे कैसे आ जाए, नहीं आएंगे। बोले नहीं आओगे, तुम्हारे सारे काले कारनामे, सारे चिट्ठे खोल देंगे हम, सरकार बनी अगर गलती से तो, और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, दबाव है। बोले भाई परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। पहुंच गए, केवल दाब कारण है। राजा भैया के साथ भी ऐसे ही कर लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो आप समझो, इस तरीके से केवल दबाव की राजनीति खेली जाए तो यह, यानी जब मेटामॉर्फिज्म का कारण केवल दाब हो, तो समझना साहब कि यह मेटामॉर्फिज्म क्या कहलाएगा, हाँ, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। ये देखो, दाब बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो समझिए क्या है, ऐसी तो स्थिति कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म क्या कहलाएगी, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। देखो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरी पार्टी में आइए, हाँ, अगला समझिए, क्या अगला समझिए कि साहब स्थिति क्या है, इधर 270 ही है, इधर ये ओपी राजभर टहल रहे हैं, इनका उदाहरण बड़ा मजेदार है, हम इसीलिए ले लेते हैं, और इधर राजा भैया को ले लेते हैं। हाँ, ये लोग महापुरुष है असल में इस युग के। ये इनकी बात तो नहीं करूंगा, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहता हूं। मैं सिर्फ ये सिर्फ एक समझ की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ओपिनियन मेरा जीरो है। ठीक, इधर आइए। तो मान लीजिए अब इनसे कहा जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है, हाँ, अमित शाह जी का फोन आता है इनके पास और कहते हैं कि देखो ऐसा है, राजा साहब आप चले आओ, हम आपको पैसा भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़, और दबाव भी है, नहीं आओगे तो फिर जो तुम्हारे कारनामे खोलेंगे, तुम्हें सरकार में आने नहीं देंगे जल्दी, ऐसी चीजें, दबाव भी है, यानी प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है। बात समझो, दोनों है, इनके साथ भी यही है। इसी वजह से आ रहे हैं दोनों लोग, आ गए स्टेबल सरकार का निर्माण करवा दिए। तो साहब ये मेटामॉर्फिज्म डायनमोथर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। आप कह लीजिएगा कि साहब ऐसा मेटामॉर्फिज्म डायनमोथर्मल होता है जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों की वजह से मेटामॉर्फिज्म हो, तो ऐसे मेटामॉर्फिज्म को हम डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनमोथर्मल। बात समझ में आ रही, ठीक है, डायनमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म कहेंगे हम, कह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट मेटामॉर्फिज्म पे, नाम है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। यानी जब प्रेशर भी हो, टेम्परेचर भी हो, और पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई पर, ग्रेट डेप्थ पर
मेटामॉर्फिज्म हो रहा हो तो हम इस मेटामॉर्फिज्म को डायनेमोथर्मल कहते हैं। आप कहेंगे सर थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट से समझाइए। मैंने कहा समझो, वही हिसाब किताब चल रहा है 270 वाला, हम वही दो लोगों को लेते हैं, ओपी साहब को और राजा साहब को, है ये दोनों लोग को। इनसे कहा गया देखो ऐसा है, पैसा ले लो, कोई बात नहीं, चलो 5 करोड़ मांग रहे हैं, देते हैं। मैं जानता हूं ये लोग बिकाऊ नहीं है, लेकिन ये बस ऐसे समझ के लिए बता रहा हूं। हाँ ठीक है, मान लिया 5 करोड़ देते हैं, इनको भी कहा 5 करोड़ देते हैं, और दबाव भी है कि नहीं आओगे तो पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे, दुनियादारी कर देंगे। ठीक है, दबाव भी है, पैसा भी दे रहे हैं। ठीक, ये दोनों चीजें हैं। साथ में एक और लालच दिया जा रहा है, क्या कि अगर आ गए तो तुमको भीतर कैबिनेट में बड़ा वाला मंत्री बना देंगे, यानी अंदर कैबिनेट में जगह देंगे। अंदर कैबिनेट में मतलब एट ग्रेट डेप्थ, एकदम पार्टी के भीतरी कोर मेंबर्स में आपको जगह दी जाएगी। बात समझिए, यानी जब मेटामॉर्फिज्म का कारण क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर और ग्रेट डेप्थ, इन तीनों का हिसाब किताब चल रहा हो तो समझिएगा ये मेटामॉर्फिज्म प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म है। क्या है? प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। और प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहां अगर बात करनी हो तो आप बता सकते हैं कि भैया मेटामॉर्फिज्म 4 प्रकार का होता है। एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म, दूसरा कैटाक्लैस्टिक, तीसरा डायनेमोथर्मल, चौथा प्लूटोनिक। और ये 4 प्रकार का मेटामॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब हम चर्चा में अगले विषय पर चलते हैं। अगला विषय जो है अपना चर्चा का, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सॉरी, ठीक, अगला विषय जैसे कुछ कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक है, कुछ कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक है, इनके बारे में बात करनी है। जैसे ग्रेनाइट इग्नियस रॉक थी, मेटामॉर्फिज्म हुआ, किसमें बदल गई? नीज में। स्लेल सेल SHALE सेल सेडिमेंट्री रॉक थी, मेटामॉर्फिज्म हुआ, किसमें बदल गई? स्लेट में। साइंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक थी, मेटामॉर्फिज्म हुआ, क्वार्टजाइट में बदल गई। ऐसे ही कुछ चट्टानें आगे चलकर नई प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक में बदलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां बात करें, ये समझिए ओरिजिनल रॉक एक तरफ लिख रखा है मैंने, इधर ओरिजिनल रॉक लिख रखा है, इधर देखिए, इधर मेटामॉर्फिज्म हुआ और मेटामॉर्फिक रॉक। ये थोड़ी सी टेबल में इन्होंने गलती कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बना लेंगे। ऐसा क्या है ना, ऐसा क्या है, हम लोग फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ साहब, लो अब हो जाएगा। क्या करना है, एक तरफ इधर लिखेंगे हम ओरिजिनल रॉक, ओरिजिनल रॉक, ओरिजिनल रॉक कोई भी हो सकती है, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का भी मेटामॉर्फिज्म होता है, बताया था अभी मैंने। अच्छा ओरिजिनल रॉक इधर है, यहां क्या हो रहा है? मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म। तो किस प्रकार की नई मेटामॉर्फिक रॉक में बदलेगी? मेटामॉर्फिक रॉक। इधर देखिए, जैसे पहली चट्टान है, फर्स्ट रॉक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है इग्नियस श्रेणी की है, इसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो किसमें बदलती है? नीज में। साइनाइट ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, सॉरी इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिज्म होता है नीज में बदलती है। तीसरा कॉन्ग्लोमेरेट, ये भी हाँ कॉन्ग्लोमेरेट, ये सेडिमेंट्री रॉक है, इसका मेटामॉर्फिज्म होगा, ये नीज में बदलेगी, ये भी नीज में बदलती है। चौथा हाँ सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में बदलता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पहले मार्बल में बदलता है फिर मार्बल में बदलता है, इसका 2 बार मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। अगला हाँ डोलोमाइट, डोलोमाइट किस में बदलता है? डोलोमाइट मार्बल में बदलता है। डोलोमाइट किस में बदलता है? डोलोमाइट मार्बल में बदलता है। तो कहानी समझ में आई कि आपको डोलोमाइट किस में चेंज होता है? मार्बल में चेंज होता है। आप बता दीजिएगा साहब ये डोलोमाइट जो है किस में चेंज होता है? मार्बल में चेंज होता है। आप बता दीजिए डोलोमाइट किस में चेंज होता है? मार्बल में चेंज होता है। अच्छा इनके अलावा और भी रॉक होंगी वो जिसमें किसी में बदलती होंगी, जैसे 6 के बाद ये कौन सी है? 7वीं है, सेवंथ है, 6 के बाद ये 7वीं है। सेल, सेल किस में बदलती है? स्लेट में। 8वीं लेटेराइट किस में बदलती है? स्लेट में। 9वीं मड स्टोन किस में बदलता है? स्लेट में। 10वीं बैसाल्ट ट्रैप चिस्ट में बदलता है, किस में बदलता है? चिस्ट में। अच्छा 11वीं एक और लिख लेते हैं, कौन सी रॉक साहब? हम बात करें अगर कौन सी रॉक की? गैब्रो की बात करते हैं, गैब्रो की बाट करते हैं। किसकी बात करते हैं? गैब्रो, ये इग्नियस श्रेणी की रॉक थी, इसका मेटामॉर्फिज्म होता है तो सर्पेंटाइन नाम के, सर्पेंटाइन में बदलती है। किस रॉक में बदलती है? सर्पेंटाइन में बदलती है। तो इस तरीके से रॉक, कौन सी रॉक किस में बदलती है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है और आपको ये याद करना होता है।
तो आई होप कि आपको मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आया हो। तो हम चर्चा कर रहे थे किसकी? मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक की आई होप कि पूरा मेटामॉर्फिक रॉक आपको समझ में आया हो, और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट मेटामॉर्फिक रॉक आपको समझ में आया हो। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? तो पता है मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया से। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि प्रत्येक चट्टान किसी न किसी खनिज से बनी है, और प्रत्येक खनिज अपने आसपास के फिजियोकेमिकल सराउंडिंग के साथ एक इक्विलिब्रियम की अवस्था में रहता है। लेकिन जब ताप और दाब में भारी परिवर्तन किया जाता है तो यह इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, और नए वातावरण में रॉक स्टेबल रहने के लिए दूसरे खनिजों से रासायनिक क्रिया करके स्टेबल मिनरल्स का निर्माण करती है। रॉक्स में होने वाला यही, चट्टानों में होने वाला यही एडजस्टमेंट मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, और इस तरह से बनी चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। कहानी समझ में आ गई? क्या कहलाती? मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर बात। अब आइए इस बात पर, मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में याद रखिएगा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसे किसी रॉक में कैल्शियम ही था तो बाद में भी कैल्शियम ही रहेगा, बस उसका एडजस्टमेंट चेंज हो जाएगा, यानी बदलता फिजिकल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर है। ठीक। मेटामॉर्फिज्म की मात्रा डिपेंड करती है ताप और दाब कितना बढ़ाया गया है। ये बात भी मैंने आपको जस्टिफाई कर दी थी। नाउ नेक्स्ट वन, अगर इस चर्चा में आए तो चार तरह के मेटामॉर्फिज्म होते हैं: थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म और प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो चार प्रकार का मेटामॉर्फिज्म होता है। कौन सी रॉक किस मेटामॉर्फिक रॉक में बदलती है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो अपना पॉइंट है वो रॉक का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो रॉक का तीसरा क्लासिफिकेशन है, और ये तीसरा क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक कहलाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण या रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण को जियोलॉजिकल कहते हैं, वो अलग है। ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक वर्गीकरण है। ठीक। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम किस बिहाफ पर करेंगे? हाँ, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक अगला क्लासिफिकेशन का हमारा आधार होगा। ठीक। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ये रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पर करते हैं, मिनरल कंपोजिशन के बिहाफ पर करते हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति में अब तक लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्रकार के मिनरल्स हैं, मिनरल। और हम बात करें प्रकृति में जितनी चट्टानें हैं उनका 99% रॉक, 99% रॉक इन 20,000 मिनरल में से केवल 3 मिनरल से मिलकर बनी है। मतलब लगभग 99% रॉक्स केवल 20 मिनरल से बनी हुई है, मिनरल से बनी है। प्रकृति में जितनी भी चट्टानें हैं, आप जानते हैं कि प्रकृति में कुल लगभग 20,000 तक मिनरल हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि जितनी रॉक हैं, जितनी भी रॉक है, जितनी रॉक प्रकृति में अवेलेबल है, उन रॉक का देखो टोटल रॉक जितनी पृथ्वी पर है, इस टोटल रॉक्स का 99% रॉक्स जो हैं ये केवल 20 मिनरल से मिलकर बने हैं, 20 मिनरल से। और इस 99% का भी 99.99% रॉक्स जो हैं वो केवल 3 मिनरल से मिलकर बनी है, 3 मिनरल से। आप कहोगे वो 3 मिनरल कौन कौन से हैं? मैंने कहा पहला मिनरल है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम, कैल्साइट मिनरल। दूसरा है एल्यूमिना, एल्यूमिना, क्ले मिनरल, एल्यूमिना। और तीसरा है सिलिका। इन 3 मिनरल से मिलकर ही अधिकतर 99.99% रॉक्स इन्हीं मिनरल से मिलकर बनी है। तो एक काम कीजिए ना कि चट्टानों का वह वर्गीकरण कीजिए कि जिसमें इनमें से जो अधिक हो उसको उसी का नाम दे दीजिए। तो हम चट्टानों का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन जो करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के तहत रॉक्स 3 प्रकार की आती हैं। कितने प्रकार की आती हैं? 3 प्रकार की। बात ध्यान से सुनते और समझते चलिए। उस क्लासिफिकेशन के तहत रॉक कितने प्रकार की आती हैं साहब? रॉक उस क्लासिफिकेशन में 3 तरह की आती है। पहला, फर्स्ट वन, सिलीसियस रॉक। वो रॉक्स जिनका मेन कंस्टिट्यूएंट, मुख्य संघटक, मेन कंपोजिशन सिलिका हो, SiO2, SiO2 यानी क्या? सिलिका हो। आप उन रॉक को क्या बोलते हैं? सिलीसियस रॉक, जिनमें सिलिका प्रचुर मात्रा में है। सिलिका ही प्रमुख इंग्रेडिएंट है, आप ऐसी रॉक को सिलीसियस रॉक बोलते हैं। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, साइनाइट, गैब्रो, ट्रैप, नीज, ये सब जो है सिलीसियस रॉक के उदाहरण है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
याद रखिएगा सिलिशियस रॉक की कुछ खास प्रॉपर्टीज है। वो क्या है? सिलिका के पार्टिकल्स पानी नहीं ऑब्जॉर्व करते, तो ऐसी रॉक का वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है। सिलिका के पार्टिकल ड्यूरेबल होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसी रॉक का भी ड्यूरेबिलिटी, वेदर रेजिस्टेंस वगैरह ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि जिस चट्टान में जो मिनरल होगा, चट्टान भी उसी मिनरल का गुण दिखाएगी। तो यहां सिलिका मिनरल है तो सिलिका के गुण दिखाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। यानी सिलिशियस रॉक क्या कैसे होते हैं? लेस वाटर एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। इस तरीके के रॉक के गुण देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा रॉक जो आता है सेकंड देखो, इस क्लासिफिकेशन को आप इस बिहाफ पर भी देख सकते थे, लेकिन हमको इस पॉइंट से चलने की जरूरत नहीं है। आइए यहां बात करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है, क्यों इस पॉइंट से कैसे देखना था? क्योंकि चट्टान के या पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग में, ये क्रस्ट वाले सबसे ऊपरी भाग में क्या मिलता है? इसको सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और इस भाग में जब सियाल कहते हैं तो इस भाग में इसका मतलब है सिलिका एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में है। तो आप बता दीजिएगा, इसी बिहाफ पर हमने वहां ले लिया था। ठीक, तो चलिए यहां दूसरा इंग्रेडिएंट कौन है? दूसरा रॉक, रॉक किस नाम से जानी जाएगी? तो भैया हम यहां केमिकल क्लासिफिकेशन में रॉक का दूसरा नाम जो आता है वो आता है अर्जिलेसियस रॉक। मतलब वे रॉक जिनका मेन इंग्रेडिएंट Al2O3 है, यानी कौन है? एल्यूमिना है। कौन है? एल्यूमिना। वे रॉक जिनका प्रमुख इंग्रेडिएंट कौन है? एल्यूमिना है, क्ले कंटेंट है। एल्यूमिना या क्ले मिनरल है, क्ले मिनरल है, एल्यूमिना या क्ले मिनरल यानी Al2O3 है। ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं? अर्जिलेसियस रॉक। इधर समझिए, इन रॉक में उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे सेल हो सकता है, स्लेट हो सकता है, लेटराइट हो सकता है, कायोलिन हो सकता है, मड स्टोन हो सकता है। ये सब उसी के उदाहरण है। कायोलिन देखिए क्ले का मिनरल है, आप जानते हैं। इन रॉक्स की कुछ खास बात है, जैसे ये ब्रिटल होते हैं। क्या है? ब्रिटल होते हैं और लेस रेजिलियंट होते हैं, ज्यादा झटके वटके नहीं सह सकते, शॉक वगैरह लगने पर तुरंत टूट जाएंगे। तो इन रॉक्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, आप इन्हें अर्जिलेसियस रॉक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन जो हमें देखने को मिलता है वो है कैलकरियस रॉक। क्या है? कैलकरियस, जिनका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? CaO है, यानी CaCO3 है या लाइम है। क्या है? लाइम है या कैल्शियम ऑक्साइड है। आप ऐसे इंग्रेडिएंट या ऐसी रॉक को क्या बोलेंगे? कैलकरियस रॉक। क्या बोलेंगे? कैलकरियस रॉक। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर एसिडिक मौसम हुआ तो ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और रेनी सीजन में भी ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने लिखा कि इस तरह की चट्टानों की ड्यूरेबिलिटी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगला, उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण में बात करो तो लाइमस्टोन हो सकता है, चाक हो सकता है, मार्बल हो सकता है, डोलोमाइट हो सकता है। वो सभी रॉक होंगे जिनका मेन इंग्रेडिएंट कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट या फिर क्या है? चाक है। आप इनको यही नाम देंगे। समझ गए? चलिए, तो मतलब सरल भाषा में वे सभी मिनरल जिनका मेन इंग्रेडिएंट क्या हो? CaO या लाइम हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, उन्हें हम कैलकरियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकरियस। इसका मतलब यहां आप जनरल क्लासिफिकेशन में आइए तो इन बातों को यहां जस्टिफाई आप कर सकते थे, इन बातों को जस्टिफाई कर सकते थे। थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूं, यहां लिख लेता हूं ना, यहां लिख लेता हूं कि रॉक है तो रॉक भैया इस क्लासिफिकेशन के अंदर 3 तरह की होती है। एक तो कैलकरियस, दूसरी सिलिशियस, तीसरी अर्जिलेसियस। जिस रॉक का प्रमुख इंग्रेडिएंट जो हो आप वही बता दीजिएगा। ठीक, चलिए यहां तक चर्चा हो गई है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इन स्लाइड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, और नेक्स्ट बात पर चलते हैं। आइए, अगला क्लासिफिकेशन रॉक का अगला क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन, रॉक का चौथा क्लासिफिकेशन, जो कि हम करते हैं किसके बिहाफ पर? स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर जब हम रॉक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो रॉक 3 तरह की आती है। कितने तरह की आती है? 3 तरह की। ठीक, 3 तरह की रॉक आती है। जब संरचना के आधार पर करते हैं, संरचना के आधार पर तो रॉक कितने प्रकार की आती है? 3 प्रकार की रॉक आती है। एक तो आती है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक यानी जब किसी चट्टान को देखने पर ये ऐसे कठोर दृढ़ पिंड की भांति दिखाई दे, इसमें कोई दरार फटान कुछ भी ना दिखाई दे, एकदम ये सॉलिड, सॉलिड लेयर की तरह दिखाई दे, कोई भी दरार फटान कुछ नहीं है, तो ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे साहब? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक।
जितनी भी इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ट्रैप, प्यूमिस, ये सब गैब्रो, साइनाइट, रियोलाइट, एंडेसाइट, ये सब किस प्रकार की श्रेणी में आती हैं? अनस्ट्रैटिफाइड रॉक की श्रेणी में आती है। याद रखिएगा कि आप इन सब को अनस्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं, जिनमें कोई अस्तर या फटान या दरारें इत्यादि दिखाई नहीं देती। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रॉक। जब किसी चट्टान को आप देखें और इसमें देखिए ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, ऐसे लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो आप समझिएगा कि ये लेयर वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन दिखाई दे, तो आप समझिएगा कि भैया ऐसी चट्टान स्ट्रैटिफाइड है। कैसी होती है? स्ट्रैटिफाइड। एक और बात, उस बिंदु से जहां से चट्टान क्या फाड़ के अलग किया जा सकता है, ये देखिए जैसे एक परत यहां दिखाई दे रही थी, दूसरी परत यहां, ये देखो इस बिंदु से इन दोनों परतों को क्या किया जा सकता है? फाड़ के अलग किया जा सकता है। तो इसी बिंदु को बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। मतलब वह पॉइंट जहां से परतदार चट्टानों को फाड़ कर अलग किया जा सकता है, आप उसी पॉइंट को क्लीवेज बोलेंगे, तो बोल दीजिएगा। और जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक हैं, आप जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक में एक लेयर आई, जम गई, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, ऊपर जमेगी, फिर आएगी तीसरी लेयर जमेगी, चौथी लेयर जमेगी, और ऐसे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक हैं, सभी सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। यानी जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक है वह सब स्ट्रैटिफाइड होती है। क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फोलिएटेड रॉक। इनको गुच्छेदार चट्टाने कहते हैं हिंदी में। गुच्छेदार चट्टाने का मतलब जब किसी चट्टान को हम देखें और उसे एक निश्चित तल से, ये देखो ये दिख रही चट्टान, एक निश्चित तल से ही फाड़ के अलग हो सकता है, तो ऐसी चट्टानों को हम फोलिएटेड रॉक कहते हैं। जैसे ये देखो फोलिएटेड, हाँ, तो ये देखो इस निश्चित तल से ही चट्टान फट के अलग हो सकती है। आप समझ पा रहे हो? इस निश्चित तल से अलग होने का मतलब क्या है? कि भैया इसी तल से अलग होगी, इसका मतलब है कि रॉक किस तरह की है? फोलिएटेड। कैसी है? फोलिएटेड। बात समझ पा रहे हैं? तो आप समझिए कि जब किसी रॉक को केवल एक निश्चित तल से ही फाड़ के अलग किया जा सकता है, तब उस रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, सॉरी फोलिएटेड रॉक कहते हैं। और जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं, वह सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फोलिएटेड होता है। लेकिन इसमें 4 अपवाद हैं, और वो चारों अपवाद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको बताना है। वो चारों अपवाद हैं मार्बल, स्लेट, नीज, क्वार्टजाइट। ये चारों मेटामॉर्फिक रॉक हैं, लेकिन ये मेटामॉर्फिक होते हुए भी कैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं? परतदार होते हैं, न कि फोलिएटेड। कैसे होते हैं? स्ट्रैटिफाइड होते हैं, परतदार होते हैं, फोलिएटेड नहीं होते, गुच्छेदार नहीं होते, परतदार होते हैं। बात समझ गए? तो याद रखिएगा कि जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं, उनमें इन चारों को छोड़कर, मार्बल, स्लेट, नीज और क्वार्टजाइट को छोड़कर बाकी सभी लगभग किस में आती हैं? फोलिएटेड रॉक की श्रेणी में आती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बताना होता है, और ऐसे ही कहानी चलती है। अब बात करेंगे रॉक्स के एक और क्लासिफिकेशन की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमें बात करनी चाहिए उस पर। और हम रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। तो इधर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। स्ट्रक्चर अलग बात है साहब, वो टेक्सचर अलग बात है। यानी गठन के आधार पर, गठन के आधार पर चट्टान का वर्गीकरण। वर्गीकरण ठीक किसके आधार पर? गठन के आधार पर। जब गठन के आधार पर किसी रॉक को क्लासिफाई करते हैं हम, तो रॉक भैया हमें देखने को जो मिलती है रॉक, ये 2 प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलती है ग्रैनुलर रॉक, कितने प्रकार की देखने को मिलती है? 2 प्रकार की। एक तो देखने को मिलती है रॉक ग्रैनुलर रॉक, और दूसरी देखने को मिलती है क्रिस्टलाइन। एक तो दानेदार क्रिस्टलाइन यानी रवेदार, जैसे इग्नियस चट्टानें थी, याद है? कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था ना उनका, ऐसा रवेदार। और दूसरा देखने को मिलता है दानेदार यानी ग्रैनुलर, ग्रैनुलर यानी दानेदार रॉक। तो रवेदार में क्या होता है? बंच ऑफ पार्टिकल, यानी कई सारे पार्टिकल्स, कई सारे मिनरल्स ऐसे कंबाइन होकर एक गुच्छा बना लेंगे। जैसे ईंट को तोड़िए ना, तो ईंट कभी पार्टिकल बाई पार्टिकल नहीं टूटेगी, पकी हुई ईंट वो टूटेगी तो गुच्छा लेकर टूटेगी। मतलब ऐसे ईंट है तो आप तोड़ रहे हैं, तो साहब ये कैसे टूटती है? ऐसे टूटती है, इतना बड़ा टुकड़ा लेकर टूट रही है, तो ये टुकड़ा कहलाता है क्रिस्टल, और जिस तल से ये टूट कर अलग होती है क्रिस्टलाइन प्लेन। बात समझ में आ रही?
और इस तरह का गठन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। बात समझ में आया? लेकिन जब कभी एक एक कण टूट जाए, एक एक कण टूट के अलग हो जाए, तो समझना साहब कि वो क्या है, दानेदार स्ट्रक्चर है। तो दो तरह की चट्टानें होती, एक तो रवेदार होती हैं और दूसरी दानेदार होती हैं। पहली है, ये पहली है फर्स्ट वन, और ये सेकंड वन ग्रैनुलर। दो तरह की चट्टानें गठन के आधार पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं, देखो साहब इसमें तो आपने बता दिया, याद करिए कि इग्नियस रॉक में कौन से, इधर देखो इसमें आपने बताया था कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर, सॉरी कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक, क्रिस्टलाइन रॉक। दूसरा मीडियम ग्रेन्ड, सॉरी फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक। और तीसरा जो आपने बताया था, देखिए याद करिए, प्लूटोनिक थी कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक, अच्छा हाइपाबाइसल थी फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक, और जो वॉल्केनिक रॉक थी वो किस श्रेणी की थी, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक। आपको याद है? तो आपने ये तीनों तरह की रॉक बताई थी, याद है ना? ठीक है। लेकिन ग्रैनुलर रॉक जो आती है वो भी तीन तरह की होती है। आप कहेंगे साहब ग्रैनुलर कितने तरह की होती है? कहा ये भी तीन तरह की होती है। पहला जो ये ग्रैनुलर रॉक का प्रकार है उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक, कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक, स्थूल दानेदार चट्टान। दूसरी आती है, दूसरी मैं इस क्लासिफिकेशन को सोच रहा हूं अगले पेज पर बना दूं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, अगले पेज पर बना दूं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए बना देते हैं इस पेज पर। ग्रैनुलर रॉक, सैंडस्टोन एक प्रकार की ग्रैनुलर रॉक ही है साहब, दानेदार चट्टान। समझ में आ रही बात? चलिए इधर बात करते हैं ग्रैनुलर रॉक की। ग्रैनुलर रॉक तीन प्रकार की होती है, असल में तीन मत कहिए बल्कि चार कह दीजिए। कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ठीक, तीन प्रकार के बजाय चार कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो तीन ही बोलिए, इससे भी समस्या नहीं, आपकी मर्जी है, आप तीन बोलना चाहते हैं, चार बोलना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप कहेंगे सर हम पर कैसे डिपेंडेंसी है? मैं कहूंगा देख भैया ऐसा है कि आप उस रॉक का आगे चलकर कहां प्रयोग करने वाले हैं इस बात के आधार पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं, इतना कुछ सोचना नहीं होता है। अगर आप सोचना ही चाहते हैं तो अलग बात है भाई। चलिए तो हम बता रहे हैं कि ये कितने प्रकार की होती है रॉक, ग्रैनुलर रॉक तीन प्रकार की। पहला जो रॉक होता है, इधर देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्रैनुलर रॉक। ये ग्रैनुलर रॉक जो पहली ग्रैनुलर रॉक होती है वो होती है कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक, कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक, रॉक। यानी जब किसी चट्टान के कण साइज, कण का साइज वो 5 mm से ज्यादा बड़ा हो तब उसे आप बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक। जब 1 mm से 5 mm तक हो तब आप उसे बोलते हैं मीडियम ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक। ग्रैनुलर रॉक यानी साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल ये 1 से 5 mm के भीतर होता है। और जब कोई रॉक क्या कहलाए, 1 mm से छोटे पार्टिकल हो, फाइन ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक, ग्रैनुलर रॉक। जब साइज जो है पार्टिकल का साइज इस चट्टान में कणों का माप जो है वो लेस देन 1 mm हो तो आप समझना कि आप इस तरह की चट्टान को क्या बोलते हैं साहब, इस तरह की चट्टान को हम बोलते हैं फाइन ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक। अति महीन दानेदार चट्टान या महीन दानेदार चट्टान, क्या बोलते हैं, महीन दानेदार चट्टान। एक बात याद रखिएगा, एक बात और जरूरी है जो मुझे आपको बतानी है, वो बात ये है कि भाई साहब ये जो मूर्ति कला वाले कार्य है ना, मूर्ति उर्ति बनानी हो, मुलायम सिंह की बनानी हो, बाबा साहब की बनानी हो, मूर्ति बनानी हो किसी की भी, भगवान शंकर की मूर्ति बनानी हो, किसी की भी मूर्ति बनानी हो, तो मूर्ति बनाने के लिए सबसे उत्तम पत्थर जो होता है ना वो कौन सा होता है, फाइन ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक। तो यहां लिख लीजिएगा मूर्ति कला के लिए, मूर्ति कला यानी स्कल्पचर्स वर्क, मूर्ति कला कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त अगर कोई भी मूर्तिकला कार्य आप करना चाहते हैं
तो फाइन ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक से ही करेंगे, और कोई रॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी रॉक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया मूर्ति कलाकारी होगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। हाँ अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ऐसे समझना हो, चलो मजे के लिए थोड़ा समझाते हैं कि एक काम करो, इतना बड़ा सा पत्थर है ये, इसीलिए देखो जो मूर्ति बनाने वाले कारीगर होते हैं ना, वो कहते हैं हर पत्थर से मूर्ति नहीं बनती। फिर कौन से पत्थर से बनती? अरे भाई जिस पत्थर में पार्टिकल का साइज 1 mm से कम होगा उससे बढ़िया मूर्ति बनेगी, है जी। ये देखो ये रॉक है, तो इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, मान लो पार्टिकल 5 mm के हैं, ऐसे बड़े हैं, और आपको इसे कट करके थोड़ी देर के लिए मान लो कट करके, इसे कट करके आपको किसी बढ़िया आदमी की सूरत देनी थी। बढ़िया आदमी में थोड़ी देर के लिए हम किसका चेहरा ले ले भाई, नाम नहीं याद आ रहा, चलो एक आध फेमस चेहरा कोई उठा ही लेते हैं। आपको इस मूर्ति को काट कर, मतलब इस पत्थर को काट कर थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपको जो है कैटरीना कैफ का चेहरा बनाना था, मजे के लिए बता रहा हूं, पर्सनली मत लेना। हाँ, तो चेहरा बनाना था तो आप इसे कट करोगे ऐसे, सॉरी आप इसे क्या करोगे, कट करोगे। कट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से ऐसे कट करोगे, इस पर निशान बनाओगे, फिर उनका चेहरा बनाने का प्रयास करोगे कि भैया चेहरा जो है उनका ऐसा दिखेगा, गर्दन वर्दन बनाओगे। स्थिति क्या आ रही है, जैसे काट रहे हो ये देखो, ये काट रहे हो ये, तो जैसे ही काटना, हथौड़ी लेके छैनी लेके आपने काटना शुरू किया, ये पार्टिकल इतना हटा के, तो ये जो पार्टिकल बड़े साइज के हैं ये भी इसमें उखड़ कर आ रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है जो चेहरा बन रहा है, बना रहे थे कैटरीना कैफ का, और खुरदरा चेहरा बना किसका, अमरीश पुरी का या ओमपुरी का, है जी, एकदम गड्ढे वाला चेहरा बन रहा है, फिनिशिंग नहीं आ रही है। इसीलिए जब फिनिशिंग वर्क वाले कार्य हो, मूर्तिकला वाले कार्य हो, तो वो महीन पार्टिकल से बने, किससे करना चाहिए, हाँ फाइन पार्टिकल से बने स्टोन से करना चाहिए। इसीलिए हम मूर्ति कलाकारों के लिए कौन सा पत्थर उपयोगी मानते हैं, फाइन ग्रेन्ड ग्रैनुलर रॉक सबसे बेहतर माना जाता है मूर्ति कलाकारों के लिए। तो आई होप कि आपको रॉक और रॉक का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया हो। ना याद हो तो मैं एक बार वापस से आपको रिवाइंड करा देता हूं, ताकि आप पूरी कहानी सोच लीजिए। हमारी आपकी जो बात हुई थी, रॉक क्या है, तो आपने कहा था अर्थ पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करता है, ये मिनरल्स के नेचुरल एग्रीगेशन से बनता है। रॉक कितने प्रकार से होती, तो रॉक 4 प्रकार का वर्गीकरण हम करते हैं। पहला, मिनरल्स के बिहाफ पर 2 तरह की, मोनोमिनरलिक, पॉलीमिनरलिक। दूसरा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रॉक की उत्पत्ति के आधार पर, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पर, तो सिलीसियस, अर्जिलेसियस, कैलकरियस। और नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के आधार पर, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। और लास्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं टेक्सचर के बिहाफ पर, तो रॉक क्रिस्टलाइन और ग्रैनुलर, क्रिस्टलाइन और ग्रैनुलर। समझ में आई। और ग्रैनुलर में भी 3 होती है, कौन कौन सी, कोर्स ग्रेन्ड ग्रैनुलर, मीडियम ग्रेन्ड ग्रैनुलर और फाइन ग्रेन्ड ग्रैनुलर। तो आप बता दीजिए कि साहब ये क्लासिफिकेशन है रॉक का। आई होप कि पूरा क्लासिफिकेशन आपको मैंने तेजी से रिवाइज कराया हो, तेजी से बताया हो, आपको इतनी बात समझ में आई हो। तो चलिए अब आज हम कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे। आप कहेंगे कुछ का मतलब कितना होता है सर, हमने कहा कितना तो मुझे भी नहीं पता, प्रश्न करेंगे ये पता है। चलिए तो अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक से, पढ़ाया लगे हाथ अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है, बोथ ग्रेनाइट एंड बैसाल्ट बिलोंग्स टू एंड आर यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन। कह रहा है ग्रेनाइट और बैसाल्ट किस श्रेणी से संबंध रखते हैं, और वो बिल्डिंग स्टोन के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं वही वाला बताइए किस श्रेणी से संबंध रखते हैं। तो क्या वो इग्नियस है, हाँ बिल्कुल इग्नियस है। सेडिमेंट्री ग्रुप से है, नहीं। मार्बल ग्रुप से है, नहीं। मेटामॉर्फिक ग्रुप से है, नहीं। इग्नियस ग्रुप से है, सिंपल बात है। तो बता दीजिए साहब ये इग्नियस से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग स्टोन। सामान्य तौर पर हम जो बिल्डिंग स्टोन के लिए इस्तेमाल करते हैं इनमें से कौन सी रॉक है, हाँ पहला बैसाल्ट। बैसाल्ट जो है इग्नियस रॉक है, क्या है, इग्नियस है, ठीक। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है, स्लेट जो है मेटामॉर्फिक है, और ऑब्सीडियन जो है ये मिनरल है, क्या है, मिनरल है। तो साहब ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी रॉक है, तो कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री पूछा है तो कौन सी सेडिमेंट्री है इनमें, सेडिमेंट्री एक ही है, सैंडस्टोन। जवाब आप यहां से दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज क्लासिफाइड एज इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सा पत्थर इग्नियस रॉक है? कंकर, भैया ये सेडिमेंट्री है। क्या है? सेडिमेंट्री। ये दोनों के दोनों क्या है? सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री है, ठीक। अच्छा, लाइमस्टोन ये भी सेडिमेंट्री है। बचा कौन? ये साइनाइट। साइनाइट कैसा है? इग्नियस है, और इग्नियस में कौन सा? प्लूटोनिक इग्नियस है। तो जवाब कौन सा सही होगा? साइनाइट आपका सही जवाब होगा। बता दीजिए कि साइनाइट इग्नियस, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ रॉक और नॉन क्रिस्टलाइन ग्लेसी इन टेक्सचर, इनमें से कौन सी रॉक नॉन क्रिस्टलाइन होती है, मतलब उसमें क्रिस्टल्स नहीं होते? नॉन क्रिस्टलाइन ग्लेसी टेक्सचर के साथ कौन सी रॉक होती है? तो हम इसी प्रश्न के साथ आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। अगली क्लास में हम मुलाकात आपसे इसी प्रश्न के साथ करेंगे लाइव, और हमें उम्मीद है कि उस दिन आप लोग इस प्रश्न का जवाब अपने साथ लेकर आएंगे और हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और हम लोग लाइव आगे की प्रश्नों की श्रृंखला पर बात करेंगे। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो, विवेक शर्मा का ये एफर्ट समझ में आया हो, और ये आज तक के लेक्चर का पीडीएफ आपकी क्लास में अभी थोड़ी देर बाद आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरी इस मुहिम का आप लोग भरपूर प्रचार करेंगे और इसे भरपूर समर्थन देंगे, और यह विधा पढ़ाने की आपको समझ आई हो तो आप हम तक अपने सुवचन जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल। अच्छा, एक सबसे जरूरी सूचना, बच्चे हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर कितने बजे से आप मिलेंगे कल? तो कल जो मैं मिलूंगा बाबू, लाइव मिलूंगा आपसे, लाइव आपके ऐप में मिलूंगा, वो भी 12 नून से 12 नून से लेके 2 PM तक हम यहाँ लाइव मिलेंगे इस दौरान, और इसी दौरान ये बातचीत चलेगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास लाइव होगी, वो भी ऐप में। नेक्स्ट क्लास ऐप लाइव में होगी 12 नून से 2 PM तक। तो कल मिलते हैं लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।